वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग सॉल्यूशन का तीसरा ये जो है सो क्लास है, तीसरा वीडियो है। इसमें डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का साधारण मतलब क्या है, जैसे एक गिलास पानी हम लोगों के पास है, उसमें आप 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच चीनी डिज़ोल्व करवा लेते हैं, मान लेते हैं। बट उसके बाद आप फर्दर अगर उसमें और ज़्यादा शुगर ऐड करेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होता है। इसी तरह से अगर 1 गिलास पानी में आप नमक 1 2 3 4 चम्मच डिज़ोल्व करते हैं, उससे ज़्यादा नमक अगर आप डिज़ोल्व करवाना चाहते हैं तो नहीं होता है। तो जो मैक्सिमम अमाउंट किसी सॉल्यूट का किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा उसी को कहते हैं उसका सॉल्युबिलिटी। साधारण भाषा में जब कोई सॉल्यूट पूरी तरह से उसमें घुलना बंद कर दे तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग कह देते हैं कि अब वो सॉल्यूशन क्या हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो वैल्यू है, जिसमें जितना अमाउंट सॉल्यूट है, उसी को हम लोग उसका सॉल्युबिलिटी कह देते हैं। जैसे समुद्र के पानी में अगर सोडियम क्लोराइड हम लोग देखें तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्युबिलिटी वहाँ पे जो नेचुरली वो प्रेजेंट रहता है वो लगभग 2.9% होता है। बट अगर हम लोग 100 मिलीलीटर पानी लें 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 मिलीलीटर पानी में आपके पास जो नमक है वो 36 ग्राम मैक्सिमम डिज़ोल्व हो सकता है। तो कहेंगे कि 36 ग्राम जो सोडियम क्लोराइड है उसका सॉल्युबिलिटी होता है। तो इसको डिफ़ाइन अगर हम लोग करना चाहें तो कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है, तो कहेंगे कि इट इज़ द maximum amount of a solute which can be dissolved in a given solvent at a particular temperature। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। टेम्परेचर बदलने से सॉल्युबिलिटी बदल जाता है। दूसरा सॉल्युबिलिटी जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सॉल्युबिलिटी हम लोग 2 चीज़ों का पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। 2 चीज़ों का सॉल्युबिलिटी हम लोगों को जानना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो पहले हम लोग फैक्टर्स चेक कर लें कि किन किन बातों पर वो डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो इसमें पहला फैक्टर हम लोगों के पास होता है नेचर दोनों का, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, दोनों का नेचर होना चाहिए। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको हम लोग आगे। दूसरा प्रेशर और तीसरा टेम्परेचर। तो ये 3 फैक्टर पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिस तीनों फैक्टर पे सॉल्युबिलिटी, चाहे सॉलिड हो या गैस हो, इसी तीनों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, प्रेशर और टेम्परेचर। और यहीं पर आपको जो है सो नेचर के बारे में मैं बता दूं, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या है कहानी। तो एक कहावत है कि अगर किसी आदमी के दोस्तों को आप जानते हैं तो फिर ऐसा आदमी के नेचर के बारे में भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मान लेते हैं कि आपने किसी आदमी के बारे में इंक्वायरी करना शुरू किया, पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके का आदमी है, लेकिन ये पता चला कि उसका एक बहुत करीबी दोस्त 6 साल पहले तिहाड़ जेल में था, अभी छूट के आया है। दूसरा जो है सो कोई दोस्त है जो पटना के बेउर जेल में बंद था, वो 2 महीने पहले छूट के आया है। काफ़ी है, इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। तो आप समझ रहे होंगे कि नेचर से पता चल जाता है कि कैसा आदमी होता है, उसके दोस्तों के नेचर से पता चल जाता है आदमी के बारे में। वैसे ही यहाँ पे हम लोग एक चीज़ कहते हैं कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, जो जैसा रहता है वैसा ही के साथ उसका जो है सो मिक्सिंग होता है। तो इस फार्मूला को हम लोग केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम लोगों के पास कोई सॉल्यूट है जिसमें कि आयंस होते हैं, चार्ज होता है, फुल्ली चार्ज नहीं होता है, पोलर ही होता है, तो अगर उसमें पोलैरिटी है तो फिर वो किसी पोलर कंपाउंड के साथ ही मिक्स होगा, और अगर उसमें कोई पोलैरिटी नहीं है तो फिर वो नॉन पोलर के साथ मिक्स होगा। जैसे पानी पोलर है तो पानी में सोडियम क्लोराइड आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है, पानी में कोई भी आयनिक सॉलिड आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन बेंजीन है, बेंजीन नॉन पोलर है, बेंजीन में अगर आप सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व करेंगे तो नहीं डिज़ोल्व होता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर और सोडियम क्लोराइड आयनिक, तो उसमें चार्ज है,
तो दोनों का नेचर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। और सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा रूल क्या है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो जैसा सॉल्यूट होगा वैसा ही सॉल्वेंट में मिक्स होगा। आपके राशन तेल में नमक को डाल करके देखिए, या फिर किसी भी तेल में आप नमक को डाल करके देखिए। आपके घर में सरसों तेल आसानी से अवेलेबल है, सरसों तेल के पास नमक को रख करके देखिए, नमक नहीं मिक्स होता है। वही पानी में आप लेकर के 1 चम्मच पानी लीजिए, नमक डालिए, घुल जाता है। 1 चम्मच सरसों तेल ले लीजिए और उसमें नमक डाल के देखिए, नहीं मिक्स होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर अलग होता है। तो सॉल्युबिलिटी में हम लोग यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बात रहता है। गैस के सॉल्युबिलिटी के बारे में अगर कहें कि गैस का सॉल्युबिलिटी का नेचर पे क्या है, तो हम लोग गैसेस स्टेट में पढ़ते हैं कि कुछ गैस होते हैं जिनको आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है, जैसे अमोनिया है या फिर वाटर वेपर है। और कुछ होता है जिसको बड़ी मुश्किल से लिक्विफाई किया जा सकता है, जैसे हीलियम और बाकी नोबल गैसेस, नाइट्रोजन। तो उन सबों का जिनका कि आसानी से लिक्विफिकेशन पॉसिबल है, उन सबों का सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगा। और जिन सबों का आसानी से लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है, उन सबों का सॉल्युबिलिटी भी कम होगा। जैसे नाइट्रोजन, डिसॉल्व नाइट्रोजन पानी में बहुत कम होता है, उसके कंपैरिजन में CO2 ज़्यादा होगा, या फिर उसके कंपैरिजन में अमोनिया काफ़ी ज़्यादा होगा। अमोनिया तो बहुत ज़्यादा पानी में सॉल्युबल होता है, क्योंकि अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है पानी के साथ। CO2 हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं, बट H2CO3 वो एसिड बनाता है, इस वजह से डिज़ोल्व हो जाता है। तो गैस के सॉल्युबिलिटी में हम लोग कहते हैं कि उसमें भी नेचर पे डिपेंड करता है। और अलग से अगर सॉलिड के बारे में हम लोग पढ़ें कि सॉलिड में प्रेशर, तो सॉलिड में सॉल्युबिलिटी में बात करें, सॉलिड पे प्रेशर का कोई असर नहीं होता है। सॉलिड का सॉल्युबिलिटी प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, लो प्रेशर रहे, हाई प्रेशर रहे, उससे मतलब नहीं रहता है। हाँ, सॉलिड के सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का रोल होता है, और गैस के सॉल्युबिलिटी पर भी टेम्परेचर का रोल होता है। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स पे टेम्परेचर का क्या रोल होता है, ये चीज़। सॉल्युबिलिटी अगर हम लोग देखें कि सॉलिड का टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो डिपेंड तो करता ही है, कैसे डिपेंड करता है। तो जनरली सॉल्युबिलिटी जो सॉलिड का है वो बढ़ता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आपने देखा होगा कि जो चाशनी बनाते रहता है मिठाई वाला, तो वो पानी थोड़ा सा लेता है और चीनी काफ़ी ज़्यादा लेता है और उसको हीट करते रहता है, और जैसे जैसे वो पानी गर्म होते जाता है चीनी उसमें घुलते जाता है। तो चीनी का अमाउंट जो अपना नॉर्मल जो साधारण टेम्परेचर पर जितना डिसॉल्व हो सकता है, उससे कई गुना ज़्यादा चीनी उसमें डिसॉल्व हो जाता है। चाशनी को हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर उसको आप ठंडा करेंगे तो फिर उसमें खुद ही से चीनी जो है सो वापस सॉल्यूट के फॉर्म में दिखने लगेगा। तो इस तरीके से वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है। मतलब क्या कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी जनरली बढ़ जाता है। कुछ सॉल्युबिलिटी हम लोगों के पास है गैस चीज़ों का, सॉलिड्स का, जो टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाता है, जैसे Na2CO3 वाशिंग सोडा है, सीरियम सल्फेट है, इन सबों का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाता है। सोडियम क्लोराइड का सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें चेंज नहीं होता है। और इन सबों के बारे में डिटेल में आप स्टडी करते हैं ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल में, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर जो 11th क्लास में है, उसमें हम लोग इन सबों का डिस्कशन करते हैं अच्छे से कि अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को और ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर देंगे तो वो बैकवर्ड होने लगता है, और अगर एंडोथर्मिक कोई रिएक्शन है उसको अगर आप टेम्परेचर देंगे तो वो फॉरवर्ड होने लगता है। तो वही वाला लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल होता है, वही वाला कारण हम लोग डिस्कस करते हैं, और उसी से ये सॉल्युबिलिटी एक्सप्लेन होता है। तो सॉल्युबिलिटी पर जो टेम्परेचर का असर है सॉलिड्स के सॉल्युबिलिटी पर, वो है प्रेशर पे बताया कि सॉलिड का सॉल्युबिलिटी इंडिपेंडेंट रहता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे ऐसे डिपेंड करता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे गैस का सॉल्युबिलिटी। तो गैस का सॉल्युबिलिटी में प्रेशर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। टेम्परेचर के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर पर अगर हम लोग बात करें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये बात वैसे ही रहेगा, लेकिन सॉल्युबिलिटी यहाँ पे घट जाएगा। जनरली के बदले आप सीधा लिख दीजिए कि सॉल्युबिलिटी गैस का अगर सॉल्युबिलिटी हम लोग देखें तो वो हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से डिज़ोल्व गैस का सॉल्युबिलिटी घट जाता है। आप कुछ इसका एग्जाम्पल आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे एक साफ़ सुथरे बर्तन में आप पानी ले लीजिए और उसको गर्म करना शुरू कीजिए। तो अभी जैसे जैसे धीरे धीरे पानी गर्म होगा तो बर्तन के दीवार से छोटा छोटा बुलबुला निकलना शुरू होता है, छोटा छोटा एयर बबल्स निकलना शुरू होता है। वो एयर बबल्स क्या है? वो पानी में जो डिज़ोल्व गैसेज हैं वो एयर बबल्स बन बन के निकल रहे हैं। डिज़ोल्व गैसेज जैसे हम लोग के पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो सब निकलना शुरू होता है। फिर कोल्ड ड्रिंक का बॉटल अगर आप खोल करके रख देते हैं ग्लास में
तो रूम टेम्परेचर जैसे ही आता है उसमें प्रेशर का भी इंपॉर्टेंट रोल है, बट रूम टेम्परेचर पे जैसे ही वो आना शुरू होता है उसमें भी बबल्स निकलना शुरू हो जाता है। तो ये सब एग्जांपल है गैस का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ उल्टा रिलेटेड होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस का सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, और उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, नहीं होगा, हमेशा ऐसा ही होगा कि सॉल्युबिलिटी घटेगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ व्हाट, ऑफ गैसेस। तो ये चीज़ क्लियरली हम लोगों को पता है। उसके बाद हम लोगों का सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, और इस पर, ये जो प्रेशर है इस पर हेनरी ने बहुत सारा काम किया। हेनरी ने बहुत सारा काम किया और हेनरी ने अपना लॉ इसी को बनाया। उन्होंने कहा कि सॉल्युबिलिटी जो गैस का होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। ये सबसे साधारण तरीका है हेनरी लॉ को बताने का कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा। प्रेशर किसी गैस का बढ़ाएंगे उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, प्रेशर किसी गैस का घटाएंगे उसका सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। और सॉल्युबिलिटी को आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं उस पर डिपेंड करता है ये चीज़। तो सॉल्युबिलिटी को हम लोग जनरली एक्सप्रेस कर देते हैं मोल फ्रैक्शन के तौर पर। तो सॉल्युबिलिटी को अगर आप एक्सप्रेस कर देंगे मोल फ्रैक्शन, तो कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ से सिंपली हम लोग इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। और अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा करके एक इक्वल का साइन लाना हो तो एक कांस्टेंट हम लोग लाएंगे और फिर मोल फ्रैक्शन के लिए ये काई। तो यहाँ पर हेनरीज कांस्टेंट में लिख देते हैं KH। तो ये जो है सो प्रेशर ऑफ द गैस होगा और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस होगा, और ये KH कहलाता है हेनरीज कांस्टेंट। ये हेनरीज कांस्टेंट है और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस होगा और ये मोल पार्शियल प्रेशर या प्रेशर ऑफ द गैस होगा। तो इस तरीके से जो है सो हेनरी लॉ ने ये एक्सप्लेन किया कि सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का क्या असर होता है। हेनरी लॉ का स्टेटमेंट हम लोगों को पूछा जाता है, तो स्टेटमेंट इसका लिख लेंगे आप। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, जिसको P से डिनोट करते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस X इन द सॉल्यूशन। तो पार्शियल प्रेशर P इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। और यहाँ से हम लोग इसको अगर ग्राफ पे डिनोट करना शुरू करें तो ये जो इक्वेशन है ये y इक्वल टू mx पे सेट होगा। तो x एक्सिस पे आप मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस को लिखेंगे, y एक्सिस पे प्रेशर। तो ये ओरिजिन से आपको एक लाइन मिलेगा, इसी को हम लोग कह देते हैं कि ये हेनरीज कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर छोटा, ये पार्शियल प्रेशर छोटा तो मोल फ्रैक्शन छोटा, पार्शियल प्रेशर बड़ा तो ये बड़ा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके। और हेनरीज कांस्टेंट का सॉल्युबिलिटी से अगर रिलेशन देखा जाए तो किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे, तो हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, किसी गैस का अलग अलग होगा, तो वैसे वैसे उसका सॉल्युबिलिटी घटता है। इस पे आपको जो है सो मैं कुछ और डिटेल में एक टेबल बना करके समझाऊंगा, और यहाँ से आप पार्शियल प्रेशर और इसके बारे में जान लें। अब है कि हेनरी लॉ का क्या क्या एप्लीकेशंस होता है। तो हेनरी लॉ का पहला एप्लीकेशन, जितना कोल्ड ड्रिंक्स हम लोगों के पास आता है जिसके बॉटल को खोलने से गैस रिलीज़ होता है, जैसे स्प्राइट है, थम्सअप है, माजा और फ्रूटी, इन सबों के बारे में नहीं कह रहे हैं हम। उन सबों की बॉटल को खोलने पे आपको गैस रिलीज़ होता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो वैसे गैस रिलीज़ करने वाले कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में हाई प्रेशर पे उसको बंद करके रखा हुआ होता है। जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं तो तेज़ी से गैस निकलता है, उसका आवाज़ वाला साउंड आपको सुनाई देता है। तो वो हाई प्रेशर इसलिए रखते हैं क्योंकि जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे ही सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। CO2 की वजह से ही अपना जो है सो उसका एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है। एक बार अगर आप उसके बॉटल को खोल करके सारे गैस को निकल जाने देते हैं, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक को अगर आप ठंडा करके भी पिएंगे तो भी आपको वैसा टेस्ट नहीं फील होता है जैसा किसी अनकॉर्क बॉटल के कोल्ड ड्रिंक को पीने से होता है। तो ये कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स आर पैक्ड अंडर हाई प्रेशर टू डिजॉल्व मोर CO2 इन इट। ये पहला एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन हम लोगों के पास होता है कि अगर कोई आदमी समुद्र में सी डाइविंग के लिए जाता है, तो सी डाइविंग के लिए जाता है तो उसके पास एक अपना जो है सो ब्रीदिंग एपरेटस होता है। उस ब्रीदिंग एपरेटस को हम लोग कहते हैं स्कूबा, SCUBA। ये स्कूबा डाइविंग होता है। स्कूबा एक्चुअली जो है सो ये होता है सेल्फ कंटेन्ड
अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस, स्कूबा शॉर्ट फॉर्म है इसका। तो ये सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस, उसमें वो ऑक्सीजन गैस जो नेचर में कॉम्पोजिशन है ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन का, पहले वो लेकर के लोग जाते थे। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि जब वो वापस आते थे तो उनको चक्कर आता था, सर दर्द होता था, बहुत सारे लोग पैरालाइज्ड हो जाते थे और भी तरह तरह के प्रॉब्लम्स से लोग घिर जाते थे। उन सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग बेंट्स, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेंट्स, या फिर उसको डीकम्प्रेशन सिकनेस कहते हैं। अब इस पे लोगों ने रिसर्च किया तो पता चला कि होता क्या है कि जैसे ही हम लोग पानी के अंदर जाते हैं, तो अगर कोई आदमी पानी के अंदर जाएगा तो पानी के अंदर उस आदमी पर प्रेशर पानी का जो है सो क्या होगा, बढ़ जाएगा। एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो है ही, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तो हम लोग चल ही रहे हैं, उसके अलावा पानी का भी प्रेशर बढ़ गया। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से उस सिलेंडर में जो नाइट्रोजन गैस होता था वो डिज़ोल्व हो जाता था ब्लड में। क्योंकि नाइट्रोजन जो हम लोग सांस लेते हैं उसका कोई चेंज नहीं होता है, कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। ऑक्सीजन हम लोगों के रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और नाइट्रोजन वैसे ही रहता था, तो नाइट्रोजन ब्लड में डिज़ोल्व हो जाता था। और जब आदमी यहाँ से पानी से वापस आता है तो वो नाइट्रोजन जो कैपिलरीज़ हैं, बहुत महीन ब्लड वेसल्स हैं, उनमें जा कर के वो नाइट्रोजन एयर बबल्स के तौर पर रिलीज़ होने लगता था। ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीज़ करता था और वो नाइट्रोजन हम लोगों के कैपिलरीज़ में रिलीज होता था, और उसी की वजह से हार्ट के आसपास का जो कैपिलरी होगा वो और भी जगह ब्रेन के आसपास का वो सब में दिक्कत शुरू हो जाता था। उसी को हम लोग कहते थे डिकम्प्रेशन सिकनेस। तो इसका इलाज क्या? इलाज लोगों ने सोचा कि कोई ऐसा गैस ढूंढते हैं जिस पर प्रेशर का असर नहीं होता उसके सॉल्युबिलिटी पर। तो कौन सा गैस? तो शुरू में नेचर में डिस्कस हम लोग कर रहे थे कि हीलियम, नियॉन, ये सब जो नोबल गैसेज होते हैं वो सब सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो अब क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का अमाउंट उसमें 21 जो नेचर में है उससे थोड़ा सा बढ़ा के लगभग 36% कर देते हैं, 11% उसमें हम लोग हीलियम मिला देते हैं और नाइट्रोजन 56% लगभग रहता है। उस मिक्सचर को देने पर क्या हुआ कि हीलियम की वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन घट गया और उसकी वजह से डिकम्प्रेशन सिकनेस से लोग बच गए। तो ये हेनरी लॉ का 2 फेमस एप्लीकेशन है। उसके अलावा भी आप कह सकते हैं कि जो लोग जाते हैं पहाड़ों पे, माउंटेनियर्स, वो भी अपने साथ जो है सो ले जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, बिकॉज वहाँ पर भी एयर का जो प्रेशर है वो काफ़ी कम है, तो रेस्पिरेशन में दिक्कत होगी, वहाँ पर चाहिए होगा। फिर जो नॉर्मली जो हिली एरियाज़ होते हैं उन जगहों पे लोगों के ब्लड में रेड ब्लड सेल्स का जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। हम लोगों का बॉडी खुद को जो है सो एडाप्ट करने लगता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन कम है, तो अब ऑक्सीजन की कमी ब्लड कैसे पूरा करेगा, वो नंबर ऑफ आरबीसी को बढ़ा लेता है। इस वजह से हिली एरियाज़ के लोगों का स्किन आपको थोड़ा सा ज़्यादा रेडिश अपीयर होता है। कश्मीर और बाकी जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ के लोगों का स्किन एज़ कम्पेयर टू पीपल लिविंग इन प्लेन्स ज़्यादा आपको रेडिश अपीयर होता है। तो वहाँ पर भी वो हेनरी लॉ से एक्सप्लेन हम लोग कर सकते हैं। हेनरी लॉ का न्यूमेरिकल मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा, और आप जो है सो तब तक पढ़ें और अच्छे से एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ें आप। और एनसीईआरटी बुक सबसे प्राइमरी बुक है बट सबसे सॉलिड बुक है, और उस पर हेनरी लॉ का सवाल है, एग्जाम्पल एक सॉल्व किया हुआ है, आप उसको देख लेंगे तो मैं अगले क्लास में वही प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ और आसानी होगी आपको उसको समझने में। थैंक यू।